चंडीगढ़ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान करनाल के डबरी गांव की सावित्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने राशन कार्ड बंटने को लेकर समस्या रखी थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने चंद घंटों में महिला को राशन कार्ड बनवाया और खुद ही उसे महिला को सौंप दिया। आपको बता दें कि जिसके बाद महिला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया है। मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एकदम राशन कार्ड बना दिया। मैंने यही राशन कार्ड की करी थी इच्छा, यही राशन कार्ड मेरा बन गया। राशन कार्ड की मांग करी थी, वो ठकरी थी 12 बज गया, इतना टाइम राशन कार्ड मेरा 1 बजे 2 बजे के करीब तो गुण गाँव जिसके मेरा राशन कार्ड बन गया। मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एकदम राशन कार्ड जुलाना की नई अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी ने नव संकल्प रैली का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और समेत कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायतों की डिजिटल लाइब्रेरी जैसी मांगे आ रही है और इसके लिए जिस भी गांव में 1 से 3 एकड़ जमीन मिलती है वहां कम्युनिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब प्रदेश में 1200 तालाब पूरे तौर पर बन गए हैं और 1400 तालाबों पर काम चल रहा है और 8000 तालाबों का काम अगले साल फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। और इसके अलावा डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जुबानी हमला भी किया। इस अवसर पर सोनीपत लोकसभा के कोने कोने से आए आज साथियों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को ये विश्वास दिला दिया कि संगठन आज से 4.25 साल पहले लोकसभा के चुनाव में गया था। 4.5 सालों की इस मेहनत में आप सब ने उस संगठन को और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। हमारे प्रवक्ता है रफी जी बस्ती लेके आए, गांव के अंदर पहली चीज लिखी हुई डिजिटल लाइब्रेरी बना दी। साथियों, आज से पहले किसी ने सोचा था? मगर आज मुमकिन करके दिखाया। हरियाणा प्रदेश में 1000 गांव में आज डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। निर्दलीय विधायक और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नयनपाल रावत ने यूसीसी का समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में सभी लोगों के एक समान कानून होना चाहिए और इसलिए यूसीसी का लागू होना बेहद जरूरी है। आगे कहा कि नयनपाल रावत ने यह भी कहा कि एक देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते हैं और आजादी के बाद उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कानून जरूर बने थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है और ऐसी स्थिति में एक देश का एक ही झंडा और एक कानून होना बेहद जरूरी है। बीजेपी देश के तमाम वर्गों का विकास बिना किसी भेदभाव के करती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे पहले देश है। देखिए, ये बहुत सारी डिमांड और ये बहुत पहले से एक डिमांड फरीदाबाद के और पलवल के लोगों की, सभी एमएलए की थी और हमने भी अलग से और सदन के माध्यम से भी और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, चाहे दीपक मंगला जी हैं, चाहे जगदीश नायर जी हैं, चाहे प्रवीण डागर जी हैं, जब भी हम लोग विधायक में इकट्ठे मिले तो हमने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया कि जो मेट्रो का विस्तार है वो बल्लभगढ़ से पलवल तक हो। और मैं समझता हूं इसका सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो पृथला क्षेत्र के लोगों को होने वाला है। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार केवल चुनावी वादे के लिए, केवल चुनावी फायदे के लिए कोई घोषणा नहीं करते। और आपने देखा होगा कि 25 तारीख को रैली हुई है,
25 जून को। 26 जून को इसका जो ना वेरिफिकेशन फिजिकल सर्वे करने के लिए लोग पहुंच गए। 27 तारीख से उस पर डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसी घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करते हैं या मोदी जी करते हैं, केवल उसका चुनावी स्टंट नहीं होता, उसको धरातल पर कितनी जल्दी लेके आए, कैसे लेके आए, उस पर काम शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूं सबसे बड़ा फायदा इस हमारी योजना से और घोषणा से मेरे प्रथा क्षेत्र के लोगों को होने वाला है। खबर कोसली से है, जहां हरियाणा बीजेपी इन दिनों चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। और बता दें कि रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ कोसली विधानसभा के डहीना पहुंचे और जहां कोसली विधानसभा के पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। और इस दौरान रोहतक लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा और कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में लगातार बीजेपी रैली और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है और आने वाले 5 जुलाई को झज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सभी जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। बहुत बहुत सफलता की इस कार्यक्रम की सफल को बधाई है। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो रहे हैं। कल भी एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है वो फतेहाबाद में था शाम के समय, और उससे ही मैं सीधा यहाँ कोसली के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचा हूँ। इसी समय जो 9 साल के कार्यक्रम चले उसके लिए भी मैं समस्त हरियाणा के कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा। 18 जून से 30 जून के बीच में हमने हरियाणा की 9 रैलियां की, सफलतम रैलियां की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां चुनावों को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हुआ है तो कुरुक्षेत्र के संसदीय विधानसभा क्षेत्रों में छोटे बड़े नेता भी सक्रिय हुए हैं। और कुरुक्षेत्र के शाहबाद कस्बे में पहुंचे सांसद नायब सिंह सैनी तो उनका भी स्वागत किया गया है और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी सहित अन्य नेताओं ने स्वागत किया है। इस मौके पर सांसद नायब सिंह और कृष्ण बेदी ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने के साथ विपक्ष पर खुलकर हमला किया। तो जो एनएच के अधिकारी हैं उनको बुला करके जैसे भी लोग चाहेंगे कि ऐसे होना चाहिए उस तरीके से काम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की सुविधा के लिए ये रोड्स बनाए जा रहे हैं और लोगों को उनका जीवन सरल करने के लिए। नहीं तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ से शाहबाद से अगर हमने देहरादून की तरफ से सहारनपुर की तरफ जाना होता था, मेरे ख्याल से 5 घंटे तो सहारनपुर जाने में लगते थे। ऐसी हालात थे सड़कों के, परंतु आज आप आधे घंटे के अंदर सहारनपुर पहुंच जाते हैं। ऐसा एक्टिव सांसद, धैर्यवान सांसद और लोगों के दुख सुख में आने वाला सांसद फिगर स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। रही बात सूरजमुखी खरीद की बात, सूरजमुखी खरीदते पहले दिन ही मुख्यमंत्री जी ने तय किया था 1 तारीख को, और आपने कवर किया था कि हरियाणा के किसान को किसी भी कीमत पर हम दिक्कत नहीं जाएंगे। कोविड के बैठेंगे। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां विपक्ष के महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का बयान सामने आया है। बयान देते हुए कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से बनाएगी सरकार, और साथ ही कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करेगी। और दरअसल आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में आयोजित स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, और इस दौरान राव इंद्रजीत ने वहीं विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि खबर बहादुरगढ़ से है, जहां स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था और इस आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पहुंचे और पहुंचने के बाद विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि जहां विपक्ष के महागठबंधन पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत का बयान सामने आया है, बयान देते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।
आकर के एक तो शाइनिंग स्टार का जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं हर एक किस्म की एथलीट्स को, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जितनी तादाद के अंदर जूनियर और सब जूनियर यहाँ पर हमको तैराके मिले हैं, इतनी उम्मीद मेरे को नहीं थी। कहाँ मुझे याद है आज से 10 साल पहले सिर्फ 200 के करीब बच्चे हरियाणा की स्विमिंग के लिए आया करते थे। अब यहाँ पर जूनियर और सब जूनियर्स के अंदर मेरे ख्याल से 1000 के करीब बच्चे होंगे। और अगर स्विमर हरियाणा की संख्या गिनी जाए तो 18 से 2000 के करीब। दिव्यांगजन आयुक्त अधिवक्ता राजकुमार मक्कड़ भिवानी पहुंचे और इस दौरान राजकुमार मक्कड़ ने लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकार सूचित वहीं सुरक्षित करने के लिए 1 जुलाई से यूडीआईडी लागू हो चुका है और दिव्यांगजन को नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए यूडीआईडी देना जरूरी होगा और इसके साथ ही दिव्यांगजनों का हक मारने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। और आगे कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के हितों के लिए गंभीर है और इसी के चलते हरियाणा रोडवेज के बेड़े में भी 1800 नई बसें आएंगी और जिसमें से 900 बसें दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए लो फ्लोर की जाएगी। प्रहलादगढ़ में दिव्यांगजन के लिए खुला दरबार लगाया गया और पहली बार भिवानी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे अनेक दिव्यांगजन ध्यान में आए जिनको वास्तव में दुनिया का पता ही नहीं है। सरकार की योजनाएं बहुत अधिक चलाई जा रही हैं, दिव्यांगजन का जीवन बदल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी उनको जानकारी नहीं थी। कल उनको विस्तार से सरकार की योजनाओं के बारे में परिचित कराया गया है। और हमारे बीच में हमारे जिला भिवानी के सभी खबर भिवानी से है, जहां किरण चौधरी को भिवानी रैली का न्योता न दिए जाने के सवाल पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के हर विधायक को फोन कर दे चुके हैं न्योता और साथ ही कहा कि बीजेपी के खिलाफ हुई ऑल पार्टी मीटिंग को सांसद ने बताया है लोकतंत्र के लिए बेहतर। और दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरसा में बीजेपी की रैली में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से प्रदेश में हराने की चुनौती दी है और इसका जवाब भिवानी में 9 जुलाई को विपक्ष आपके समक्ष रैली में दिया जाएगा और यह रैली भीड़ के हिसाब से अमित शाह को जवाब देगी। और साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब की बार हरियाणा प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है और बीजेपी ने प्रदेश के कर्मचारी, व्यापारी और खिलाड़ी सहित हर वर्ग की अनदेखी की है और हिमाचल के रास्ते से एसवाईएल का पानी हरियाणा में लाए जाने के मुद्दे पर भी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है और ऐसे में हरियाणा प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस फैसले को लागू करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इसकी पहल हरियाणा के मुख्यमंत्री को केंद्र से बात करके करनी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है और विपक्ष आपके समझ पूरे प्रदेश में लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों का बहुत आशीर्वाद और लोगों का बहुत सम्मान मिल रहा है और जो जिस तरह का समर्थन प्रदेश के कोने कोने में मिल रहा है उससे निश्चित है कि हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार से पूर्णतः नाराज है, निराश है और हरियाणा में परिवर्तन चाहता है। चरखी दादरी जिले के गांव चरखी में एक पंचायत का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता दादरी विधायक और सांगवान खाप 40 प्रधान सोमवीर सांगवान ने की है और पंचायत में धान की खेती पर रोक लगाई गई है और पंचायत में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है कि एक पक्ष ने इसको लेकर हंगामा भी किया और आपको बता दें कि धान बुआई को लेकर ग्रामीणों को ऐतराज था कि कुछ परिवार धान की खेती करते थे और उनके खिलाफ
पंचायत का आयोजन किया गया है और पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है कि कोई भी गांव में धान की खेती नहीं करेगा। आज से 10 साल पहले गांव के हर बार डूबा जाते थे, गांव ने बंद करा था धान। आज भी गांव में इस बात पर सहमत होया कि भाई धान नहीं बोना, इससे गरीब आदमी को बचे पानी रहेगा, पानी भर जाएगा, मकान हम दरार आ जाएगी। तो सबने सामूहिक फैसला करा। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मतलब सरकार कह रही है पानी बचाओ, तो उसी के ऊपर मोहर लगा दी, गांव जो है धान को। बहादुरगढ़ में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत शहर में जनसंपर्क अभियान निकाले गए, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और आने वाले 2024 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और राजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश भर में ताबड़तोड़ विकास कार्य हुए थे और बहादुरगढ़ में मेट्रो परियोजना की शुरुआत भी कांग्रेस कार्यकाल में हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनते ही मेट्रो को रोहतक तक ले जाने का काम किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बीजेपी के पिछले 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो विकास कार्य अटके हुए हैं उन्हें भी गति मिलेगी। 2024 में जो चुनाव होंगे, मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो पूरा साफ होएगा। जो 9 साल के अंदर इन्होंने कोई काम हरियाणा के अंदर नहीं किया, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1 नंबर पर लेके आए थे हरियाणा को विकास में, नौकरियों में, और इस खट्टर सरकार ने 9 साल के अंदर हरियाणा जो ना तबाह कर दिया है। नौजवान जो है ना वो कोई नौकरी नहीं मिल रही है, धक्के खा रहे हैं, नशे कर रहे हैं। तो ये सारा जो है पूरा हरियाणा जो है इस खट्टर सरकार से दुखी है। हाँ जी समालखा में जीटी रोड पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। समालखा जीटी रोड पर पट्टी कल्याण के पास से तेज रफ्तार कार से एक मजदूर की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि एनएचआई द्वारा मेंटेनेंस का काम करवाया जा रहा था और मृतक भी जीटी रोड पर मेंटेनेंस के काम में लगा हुआ था और दिल्ली से पानीपत की तरफ जा रही कार की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। हालांकि हादसे में कार चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद जीटी रोड पर लंबा जाम भी लगा रहा और जहां पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। यहाँ पे जैसे हमें सूचना मिली गन्नौर के पास उस समय हम थे कि कोई एक्सीडेंट हुआ है टेन स्पून ढाबे के पास, तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखा ये ट्रेली जो है पलटी थी, पीछे कार वाले ने इसको हिट किया था। तो उसमें यहाँ पे एक आदमी जो जानकारी के अनुसार क्योंकि ऑन द स्पॉट मेरे मौके पर नहीं था, पता चला है कि एक जो ट्रेली में कोई पर्सन बैठा हुआ था वो नीचे गिर गया टक्कर लगने के बाद और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मां बेटे के रिश्ते को तार-तार करने वाली खबर सामने आई है और घटना है फरीदाबाद के 5 नंबर के इलाके की। आपको बता दें कि जहां शराबी बेटे ने अपनी ही मां को लात घुसे से बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया और जिसके बाद घायल बुजुर्ग मां को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और जहां उसका इलाज चल रहा है। और वहीं घायल बुजुर्ग महिला ने बताया कि उन्हें उनका बेटा पिछले 2-3 दिनों से इसी तरह से पीट रहा था और फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है और पुलिस उचित कार्रवाई में जुट गई है। अस्पताल में थी। क्या पता चला? तो 2-3 दिन से मार रहा था। कौन मार रहा था इसको? मेरा भाई। क्या है? डिम्पल। आप लोग कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, खत्म हो गया है। एक मैं हूँ, मैं गाजियाबाद में रहने 5-7 साल से। ये कहाँ रहती हैं? यहीं पे 5 नंबर में।
अपना मकान है? लड़के के पास, हाँ अपना मकान है। तो उसके बच्चे? उसके बच्चे एक लड़का है जो वही उसी ने तो रिपोर्ट करी है, उसने बुलाया। अच्छा। तो नानी के यहाँ गया पड़ा था, नानी के यहाँ से आया, उसने हालत देखी कि ज़्यादा खराब है, तो उसने तुरंत फोन करा एम्बुलेंस को। कैसे मारा है माँ को? आपको देखा हो आपने? मैं अल्लाह से राजा मुझे तो पता नहीं। माँ ने बताया कुछ? माँ ने बताया वही कह रही कि लाते लाते मारा था, जब आता था ठीक है, लाते लाते मारा। खराब ही है? हाँ, सीधा तो बहुत है। पुलिस को कंप्लेंट करी आप लोगों ने? पुलिस को 112 नंबर वही लोग छोड़ना है यहाँ, वही छोड़ पुलिस लेकर आए थे? हाँ पुलिस लेकर आए। पिताजी पता वो काफी पहले बताओ है। तो यहाँ मकान अपना है? कौन से इलाके में? 5J 76 के मैं रात को फोटो लड़के ने भेजी थी पोते ने, मतलब मेरे भतीजे ने, कि वो कह रहा मैं बुआ अभी आया हूँ, मैं वहाँ से जहांगीरपुर से अपने मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, नानी के यहाँ से आया हूँ जी। और कह रहा मैंने ना दादी को देखा और दादी को ना पापा ने मार मार के सारा गला वो कर रखा है, खून हुआ पड़ा जी। तो फिर रात को जब फोटो भेजी तो जब मैं सुबह, इसीलिए सुबह आई। अब आए हो आप लोग? आप देख रहे हैं तो हमारे को सूचना मिली कि लीला नाम की महिला दाखिल अस्पताल है और हमारे पास मुंशी ने एनएक्सी ने हमारे को सूचना दी कि एक रुका है पीछे से प्राप्त, जो रुका प्राप्त करके और लीलावती के पास आया हूँ, जिन्होंने बताया कि मेरा लड़का डिम्पल तो मेरे साथ रहता है और मेरा पोता हर्ष भी मेरे साथ रहता है, और डिम्पल ने मेरे साथ बात की थी। उस टाइम पे हर्ष नहीं था, जो हर्ष ने आके तो देखा कि वह लीलावती को काफ़ी चोट लगी हुई है, तो उन्होंने 112 पे कॉल की और वही इसको हॉस्पिटल में लेके आए। हर्ष ने आने के बाद में इसको देखा कि भाई यहाँ इसको चोट लगी और डिम्पल उस टाइम पे घर पर नहीं था। अब इन्होंने बताया कि डिम्पल ने मेरी चोट मारी। इंद्री नीलखरी रोड पर पेड़ से लटका हुआ एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और राहगीरों ने व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, वहीं पुलिस ने एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया और टीम ने मौके के साक्ष्य जुटाने में जुट गए। आपको बता दें कि इस मामले में आने जाने वाले लोगों से काफी पूछताछ की गई है, लेकिन किसी ने भी इस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं की है और इसकी जेब से एक पर्ची निकली है जिस पर लिखा है कि उसने खुद ही फांसी लगाई है और इसमें किसी का दोष नहीं है। सुबह सूचना मिली थी ईवीआर 17 से भी जो इंद्री से डूंगरा रोड है ना, वहाँ पेड़ पे ना पता ना मालूम व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, फांसी ले लिया रस्सी से। तो मौका पर यहाँ पे आए थे, देखा एक आदमी रिजवाई वाली साइड में फांसी लिए हुआ था, लटका था साइड में, रिजवाई की साइड में। तो एफएसएल की टीम बुलाई है, एफएसएल टीम ने मुआयना किया है, अभी तक इसकी शिनाख्त तो कोई हुई नहीं। एक पर्ची इसने दी है जिसमें लिख रखा है अभी किसी की गलती नहीं है, मैं खुद सुसाइड कर रहा हूँ। तो अभी इसको तलाश कर रहे हैं इधर उधर शहर में, वैसे मंडी में, ढाबों पे किसी का पता चल जाए तो अभी इसको अगली कार्रवाई, इसकी डेड बॉडी वहां रखवा रहे हैं, मर्चरी है उसमें। पिछली देर देख ली किस